एवरीवन, मैं सतीश स्वराज और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज के इस ट्यूटोरियल में। मैं आज आप लोगों के लिए 100 मार्क्स इंग्लिश 12th इंग्लिश जो 100 मार्क्स का हो चुका है, वो आईएससी हो, आईकॉम हो या आर्ट्स का हो। पहले जो पिछले साल आप लोगों का जो सिलेबस जो है वो चेंज हुआ। पहले 150 नंबर का था, उसमें से 50 नंबर हटा दिया गया है। अब ये 100 मार्क्स के रह चुके हैं। तो इस रेनबो पार्ट 2 के 100 मार्क्स की लिटरेचर सेक्शन में हम लोग लाए हैं पोइट्री सेक्शन को। और पोइट्री सेक्शन में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सबसे खूबसूरत पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ है, इसके समरी को। और ये जो समरी होगा वो आप लोगों का पूरे 5 नंबर का होगा। ओके बच्चों, ये जो समरी होगा आप लोगों के एग्जामिनेशन में कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर। प्रोज हो या पोएट्री हो, दोनों सेक्शन में से आप लोगों को ऑप्शन में रहेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। और नहीं जानते हैं तो इसका विवरण जो है, इसका जो डिस्क्राइब आगे मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये जो समरी 5 नंबर का है, तो ये जो समरी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इससे पढ़ने से पहले इसमें आप लोग को ये बता दूं कि इसमें इंट्रोडक्शन, थीम, कंक्लूजन के रूप में किसी भी समरी को 3 स्टेप में लिखा जाता है। और समरी को लिखने से पहले हम लोग अबाउट ऑथर के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन जो है पोएम का, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम लोग अबाउट ऑथर के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए दिया हुआ है पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। टाइप क्या है? मेटाफिजिकल पोएम है। पोएट का नाम है जॉन डॉन और ये भी किस टाइप के हैं? मेटाफिजिकल पोएट। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि ये जॉन डॉन जो थे वो किस टाइप के पोएट थे? मेटाफिजिकल। साथ साथ इन्हें इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है, रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1572 में लंदन में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी लंदन में ही 1631 में हो गई थी। वेल नोन यानी इन्हें जाना जाता है किस रूप में? तो मेटाफिजिकल पोएट, और साथ साथ प्रीचर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। प्रीचर बोलने का मतलब उपदेश देने वाला, प्रीचर है, उपदेश देने वालों को हम लोग प्रीचर कहते हैं। अब देखिए फेमस कलेक्शन, इनका कलेक्शन क्या है, क्या अन्य रचना क्या है? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट है, सैटियर है, एलगीज भी है, सैरमोस यानी कि सोनेट तो लिखते थे। सोनेट बोलने का मतलब क्या हुआ? 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। सैटियर प्रहसन होता है, एलगीज मतलब शोक गीत और सैरमोन मतलब उपदेश। साथ साथ ये क्या थे? तो एक नए प्रकार, न्यू काइंड ऑफ लिरिकल वर्स, मेटाफिजिकल यानी एक नए प्रकार के गीत को लिखने वाले ये एक पायोनियर थे, मार्गदर्शक थे। और वो वर्स को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को याद रखना होगा। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो आप लोगों को दिया हुआ है पहले के वीडियोज में, उसमें भी आप लोग पढ़ना नहीं भूलेंगे, उसे देखना नहीं भूलेंगे। समरी पढ़ने से पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, अबाउट ऑथर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अबाउट ऑथर जो क्या है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन, यानी जॉन डॉन का जो जन्म हुआ कहाँ? लंदन में। इनटू अ प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। और साथ साथ जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के निकाल दिया गया था फॉर हिज रिलीजियन, उनके धर्म के कारण। लंदन में एंटी मतलब समझते हैं, कैथोलिक धर्म के थे ये, रोमन कैथोलिक थे। और वहाँ जितने भी रोमन कैथोलिक था उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा था, तो उन्हें भागना पड़ा और बिना डिग्री के वे चले गए। जॉन डॉन उन्होंने अध्ययन किया है, लॉ का भी अध्ययन किया है और साथ साथ स्टडी का भी उन्होंने अध्ययन किया है। लॉ का अध्ययन किया और थियोलॉजी बोलने का मतलब क्या हुआ कि धर्म विज्ञान, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म विज्ञान यानी कि धर्म का अध्ययन जो करता है उसी को थियोलॉजी बोलते हैं। लॉजी बोलने का मतलब स्टडी होता है।
अब आगे देखेंगे, जब जॉन डॉन ने अपने पेट्रॉन नीस से शादी किया था गुपचुप तरीके से सीक्रेटली, तो उन्हें कम समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था और उन्हें अपनी नौकरी को भी गंवाना पड़ा था। चलिए हम लोग आते हैं समरी की ओर बढ़ते हैं। और समरी लिखने का कुछ पैटर्न है, तो याद रखना होगा ये। आखिर हम लोग समरी किसी भी प्रोज का यानी कहानी का हो या कविता का हो लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए कुछ पैटर्न होते हैं। हमने इसे 3 भागों में बांट दिया है। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत में हम लोग पोएट और ऑथर के बारे में लिखेंगे। 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि 4 लाइन लिखेंगे तो नंबर कम देगा, तो ऐसा भी नहीं कि 10 लाइन लिख देना है। आपको बस सूटेबल लिखना है। 5 नंबर का है तो 5 नंबर लायक ही लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन में कि ये जो कहानी है, ये जो कविता, उसके लेखक का नाम क्या है, यानी पोएट का नाम क्या है, वो किस टाइप के थे, उनकी जन्म कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी अन्य रचना क्या है, ये सारा चीज़ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। स्टेप 2 में आप लोगों को थीम है। थीम कहने का मतलब क्या हुआ, एक पोयम का भाव क्या है, पोयम में क्या क्या कहा गया है, पोएट ने किस तरीके से अपने बातों को रखा है, तो सारी बातों को आपको कम शब्दों में आपको बयां करना होता है। तो ये थीम हुआ। और स्टेप 3 जो है वो है इंट्रोडक्शन के रूप कंक्लूजन के रूप में है। तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के रूप में आपको ये क्या करना है, लिखना है कि आखिर उस पोएम का निष्कर्ष क्या होता है। तो याद रखेंगे पैटर्न क्या है, 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है थीम और तीसरा है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपको पोएट के बारे में लिखने हैं, थीम जो आपको है पोएम के बारे में लिखना होगा, कंक्लूजन क्या आखिर उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी को। यहाँ से समरी आप लोगों का स्टार्ट होता है। और समरी में देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ है। ही वाज बॉर्न इन लंदन, उनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लंदन में, इन 1522 यानी 1572 में हुआ। ही इज नोन एज मेटाफिजिकल, और उन्हें मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, आध्यात्मिक कवि भी कहा जाता है। अध्यात्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे ऋषि मुनि जो है अध्यात्म के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किए हैं, यानी कि भौतिक सुख से अलग अध्यात्म की दुनिया में जिनको फिजिकल कंफर्ट की कोई परवाह नहीं होती, वो इसी टाइप के वो कवि थे, इसीलिए अपनी प्रेमिका को वो छोड़कर जा रहे थे। अब आगे हम लोग देखते हैं थीम ऑफ द समरी के रूप में, यानी कि स्टेप 2। इसमें क्या है कि समरी पोयम के बारे में लिखना होता है। तो ही हैज डिस्क्राइब्ड द पावर ऑफ ट्रू लव इन दिस पोयम। उन्होंने अपनी कविता में, इन दिस पोयम यानी इस कविता में जॉन डॉन ने क्या किया है, तो डिस्क्राइब्ड किया है, वर्णन किया है किसके बारे में, द पावर मतलब शक्ति ऑफ ट्रू लव, सच्ची प्रेम, सच्ची मोहब्बत के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, सच्चे प्रेम के बारे में उन्होंने बताया है। द पोएट हैज़ टू पार्ट विद हिज बिलव्ड, उन्हें अपनी प्रेमिका से अलग होना पड़ता है, एक यात्रा पर जा रहे होते हैं। ये सारी कहानी आप लोग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज में दिया हुआ, अगर नहीं देखे होंगे तो बस देखेंगे। ही टेल्स हिज वाइफ, वे अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से कहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि वे कहते हैं, उनकी जो प्रेमिका होती है रोती रहती है, बिलखती रहती है, तड़पती रहती है, और अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग होने नहीं जा रहे। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, 2 लोगों के बीच में अगर दर्शाना रहता है म्यूचुअल रिलेशनशिप को तो ईच अदर का उपयोग करते हैं, और 2 से अधिक रहता है तो वन अनदर का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं होने जा रहे हैं, बिकॉज क्यों, ट्रू लव नेवर डाइज, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता है। हम दोनों एक दूसरे से सच्ची प्रेम करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर पास में रहेंगे तब ये सच्ची मोहब्बत कहलाएगी, और दूर हो जाएंगे तो ये सच्ची मोहब्बत नहीं कहलाएगी। सच्चा प्यार कभी भी नहीं मरता है, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं होने जा रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा,
डेथ के बारे में उन्होंने वर्णन भी किया है कि डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु तो अनिश्चित है, सॉरी निश्चित है, मृत्यु तो होना ही है, आज नहीं तो कल तो हमें मरना ही है, आज नहीं तो कल हम दोनों को एक दूसरे से जुदा होना ही है। तो एवरीबडी हैज़ टू फेस इट, एवरीबडी हैज़ टू फेस इट, यानी प्रत्येक लोगों को इस मृत्यु को अब सामना करना है। बट सॉल नेवर डाइज, लेकिन एक चीज़ यह है कि आत्मा कभी नहीं मरता। ये शरीर जो है, ये जो मृत्यु तो हम लोग को निश्चित है। आज तुम रो रही हो कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, एक न एक दिन तो हमको मरना ही है, या तो पहले तुम मरो या तो पहले हम मरें। तो अब वहाँ पर वो संतावना देते हैं कि एज एस्टर नाइट द सन सेट, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पिछली रात सूर्य जो है अस्त हो गया और इट इज हेयर टुडे, और आज यहाँ पर है, सिमिलरली उसी प्रकार आई विल बी कम बैक, मैं सूर्य की भांति ही वापस आ जाऊँगा। माई रिटर्न विल बी फास्टर देन डैट ऑफ द सन, और मेरा जो वापसी होगा वह सूर्य की गति से भी तेज होगा। तो मृत्यु निश्चित है, ये आज नहीं तो कल तो होगा ही, लेकिन अगर भाग्य अगर मेरा साथ दे, भाग्य अगर तुम्हारा साथ दे, तो मैं सूर्य की गति से भी तेज वापस आऊंगा। अब कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो कंक्लूजन बहुत आसान है कि द पोएट सेज डैट, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि पोएट सेज डैट, कवि ने कहा, इवन इफ ही डाइज, भले ही वो मर जाए, ही शॉल विल रिमेन प्रेजेंट इन हर, मेरा जो आत्मा है, मेरी जो यादें हैं, वो हमेशा तुम्हारे दिलों में रहेगा। सो इस प्रकार देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, इस तरह से जुदा होने का, इस तरह से अलग होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो लोग मर जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, है ना, वैसे पर्सन जो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, वो हमारी यादों में बसते हैं, यादों में ज़िंदा रहते हैं, और जो यादों में ज़िंदा रहते हैं वे कभी भी हमसे जुदा नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि सच्चा जो प्रेम है वो कभी भी मरता नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग